हम्म, अब बेसिकली देखो क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। जब कोई जनरल यूजर डेटाबेस डिजाइन करता है किसी प्रोजेक्ट के करस्पॉन्डिंग, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ड्रॉबैक या फॉल्ट रह जाते हैं कि जब तक डेटाबेस का एक्सपर्ट यूजर नहीं होगा, इनिशियल यूजर होगा या लार्ज स्केल पे जब डेटाबेस बनता है, तो ये कह सकते हो कुछ फॉल्ट रह जाता है, कुछ कमियां रह जाती हैं जो कि स्टैंडर्ड कमियां हैं जिनको हम दूर करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस इन कमियों को अभी हम इंगित करेंगे कि किस तरह की कमियां या फॉल्ट रह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने अपना घर बनवाया, तो जब घर बन जाता है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद जब तुम देखोगे किसी मोमेंट पर, तो कुछ ना कुछ सब कुछ ध्यान देते हुए भी तुम्हें लगेगा कि हाँ ये पार्ट थोड़ा ऊंचा हो गया, ये नीचा हो गया, या विंडो में हल्का सा लीकेज है या छेद है, या फिटिंग लाइट की करवाई तुमने तो हो सकता है पूरे घर में फिटिंग करवाई तो हो सकता है एक आध पॉइंट नहीं चल रहा हो, कोई बोल्ट खिसका हुआ हो, कोई सक्कनी ठीक से नहीं लग रही हो। पूरा घर बनने पे कुछ ना कुछ फॉल्ट तो जब पहली बार यूज करोगे तो कहीं ना कहीं कमियां हल्की फुल्की मिलती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो कमियां तुमने जानबूझ के ऐसा करवाया है, लेकिन इवन इफ के सब कुछ ध्यान देते देते भी, इवन जनरल लाइफ में भी तुम देखो तो कोई भी हम वर्क करते हैं, जैसे एग्जाम में सब कुछ सही लिख के भी आओ, तो जब घर पे मैच करते हो तो कहीं ना कहीं दो चार पॉइंट में गड़बड़ी हो ही जाती है, कितना भी तुम प्रिकॉशंस लेके लिखो या कुछ करो। जब कोई भी हम टास्क करते हैं तो यही होता है कि जब डेटाबेस डिजाइन किया गया तो सब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बाद कुछ फॉल्ट रह जाते हैं। तो उन फॉल्ट को डेटाबेस के रूल के अकॉर्डिंग हम बाद में एक तरह से ये कह सकते हो कि उनको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो रह जाते हैं उनको मैनेज करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा नॉर्मलाइजेशन होता है। अब नॉर्मलाइजेशन का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है और स्टैंडर्ड टास्क है। तो जब डेटाबेस डिजाइन होता है तो उसमें तुम्हारी क्या है, कुछ तरह की कमियां रह जाती हैं, और ये है इनकंसिस्टेंसी, अनसर्टेनिटी एंड रिडंडेंसी। तो इनको रिमूव करने के लिए हम डेटाबेस को रिफाइन करते हैं, रिफाइनमेंट ऑफ द डेटाबेस परफॉर्म होता है। इनकंसिस्टेंसी मतलब इनकम्पेटेबल डेटा। इनकम्पेटेबल से मीनिंग ये है कि जैसे तुम डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो, तो उस टाइम प्रोजेक्ट जैसे कंपनीज में होते हैं कि सालों साल 6 6 8 8 महीने प्रोजेक्ट चलते हैं। तो उस मोमेंट पर कोई एम्प्लॉई है वहां पर कंपनी में, तुमने बना दिया डेटाबेस, और 6 महीने या एक साल बाद कुछ एम्प्लॉय छोड़ गए, या कुछ नए ज्वाइन कर लिए, या किसी की सैलरी चेंज हुई, तो तुमने क्या किया कि जो एम्प्लॉय छोड़ गए उनका डिलीट नहीं हो पाया बाय द वे, कि उस टाइम तुमने ये सोचा कि चलो अभी तो प्रोजेक्ट बन रहा है, बाद में जब जो चेंजेस होगा तो उसको दोबारा से कर लेंगे, और भूल गए डेटाबेस वाले लोग। तो कोई किसी एम्प्लॉय की सैलरी चेंज हुई सपोज, तो पहले जो सैलरी फिल हो गई थी, फिर उस एम्प्लॉय की दूसरी जगह कोई टेबल बनी, उसमें अलग सैलरी फिल हो गई, या एम्प्लॉय के नेम में कंफ्यूजन हो गया कि सेम नेम है एम्प्लॉय का या फादर नेम सेम है। तो इस तरह का इनकम्पेटेबल डेटा अगर रह गया बाई मिस्टेक, या ह्यूमन एरर है, तो मानवीय एरर हो सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो डिजाइन करते करते टाइम इनकंसिस्टेंसी थी। दूसरा अनसर्टेनिटी, अनरिलेटेड डेटा। ऐसे डेटा पुट कर दिए गए जिनका आपस में रिलेशन नहीं मैच हो रहा है, मतलब एक से ज्यादा जगह डेटा है बट वो अनरिलेटेड है। रिडंडेंसी, सेम डेटा इन मोर देन वन टेबल्स। फॉर एग्जांपल के तुमने सपोज कोई टेबल बनाई स्टूडेंट के लिए, कोई सब्जेक्ट के लिए, कोई टीचर के लिए, तो कुछ जो डेटा हैं वो कई टेबल्स में आ रहे हैं, जो कि एक टेबल में आके भी उनका काम चल जाता। अब कई टेबल्स में आएंगे तो उससे बाद में क्या होगा कि दिक्कत आएगी,
जहां जहां डेटा अपडेट करना होगा तो हमें हर टेबल को लेके अपडेट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस डिजाइन की जो टेक्निक ये होती है कि अगर कोई एट्रीब्यूट आ रही है, सपोज करो कि कॉलेज का अगर प्रोजेक्ट बन रहा है या बोर्ड का बन रहा है, तो कॉलेज नेम, अगर कॉलेज इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है तो उसमें प्रिंसिपल का नाम आ रहा है, और प्रिंसिपल डेटाबेस अलग से बनाया जा रहा है उसमें प्रिंसिपल का नाम आ रहा है। तो इस तरह ना लेके, जब प्रिंसिपल डेटाबेस अगर पहले बना लिया गया तो जब कॉलेज डेटाबेस बनेगा तो उसका जो एट्रीब्यूट होगा प्रिंसिपल वाला नाम का, तो वो प्रिंसिपल के डेटाबेस से एज ए फॉरेन की बना के उसको यूज कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि जब ट्रांसफर होंगे और किसी कॉलेज के प्रिंसिपल चेंज होंगे तो दो टेबल को अपडेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये डिफिकल्टीज हैं जो डेटाबेस डिजाइनिंग के टाइम। अब एक एक डिफिकल्टी को डेटाबेस डिजाइनर उस टाइम ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सारा सब कुछ, अब जैसे वही होता है कि प्रिंसिपल का डेटाबेस बनाया गया तो प्रिंसिपल का इंफॉर्मेशन उनका सब, कॉलेज का बनाया गया तो कॉलेज में प्रिंसिपल का नाम आ गया, ब्रांचेस का बनाया गया तो कॉलेज वाइज ब्रांच बनाई गई। जैसे ब्रांच का कोई डेटाबेस बनाया तो अलग अलग कॉलेज में कितनी ब्रांच हैं वो आ गया। एक ब्रांच में कोई ब्रांच किस किस कॉलेज में चल रही है उसका डेटाबेस बनाओ। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डेटा रिलेट हो रहा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स, नंबर ऑफ स्टाफ। तो ऑल दीज, कई बार क्या होता है जैसे डेटाबेस बना, स्टाफ का नाम पुट किया गया, अब वही डेटाबेस जब कुछ टाइम बाद अपडेट हुआ या कुछ उसमें मॉडिफिकेशन हुआ तो कोई नया कॉलेज बना, तो उस स्टाफ का नाम दूसरी जगह भी आ गया टेबल्स में। क्यों? क्योंकि वो स्टाफ ट्रांसफर हो गया था लेकिन उसको अपडेट नहीं किया गया। जैसे नाम ऐड हो गया, वो चलता रहा। तो इस तरह की जो एनोमलीज हैं, डिफिकल्टी हैं, वो हम जब दूर करते हैं, और ये ऐसा नहीं कि जानबूझ के की हुई एरर होती है, ये बिकॉज ऑफ द चेंजेस अमंग द डेटाबेस। क्योंकि आज के टाइम में, आज के क्या, पहले भी यही था कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होते थे तो पहले तो क्या है कि मैनुअल लिख के हटा दिए जाते थे। अब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है तो आदमी बहुत लेजी हो गया है, सारी सब कुछ डिपेंडेंसी कंप्यूटर पे हो गई है। ना हमें किसी का मोबाइल नंबर याद रहता है, ना सामान की लिस्ट याद रहती है, ना कुछ, जो भी करना है कंप्यूटर उठाया कर दिया। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स जनरेटेड मीनवाइल, बिकॉज ऑफ द चेंजमेंट ऑफ द डेटा, रिडंडेंसी, मतलब रिडंडेंसी हो जाती है। ये ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही होती है, बीच में भी हो सकती है। बहुत केयरफुल नेस लेके भी बनाओगे, और जनरल यूजर जो स्टार्टिंग में अगर डेटाबेस का प्रोजेक्ट बना रहा है तो एरर, दीज आर नॉट द एरर्स बट दीज आर द वायलेशन ऑफ द डीबीएमएस रूल्स। तो ये प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। तो टू रिमूव दीज प्रॉब्लम्स वी परफॉर्म द डेटाबेस रिफाइनमेंट। तो डेटाबेस रिफाइनमेंट क्या है? रिफाइनमेंट जैसे कि टर्म से तुम्हें क्लियर हो रहा है कि जो पहले डेटाबेस है उसको हम मॉडिफाई, अपडेट या रिफाइन, या ये कह सकते हो कि घर बनवाया तुमने और जब उसको यूज करने पे आए तब तुम्हें पता चला कि हाँ अब इसमें क्या थोड़ा बहुत कमियां रह गई, और इवन के वो तुमने उसको जानबूझ के नहीं उसने कारीगर नहीं करी। कुछ ऐसी भी कमियां रह सकती हैं कि उस टाइम तुम्हें ध्यान न रहा कि हाँ ये भी करवाना था। तुम्हें ये भी ध्यान न रहे कि सपोज किचन में तुम्हें पाइप के लिए वहाँ होल भी करवाना है सिलेंडर के लिए, या कोई प्रॉपर प्लेस पे तुम्हें खूंटी लगवानी थी, या कोई पाइप या स्विच एक्स्ट्रा लगवानी थी, या एसी स्विच लगवाना था। तो ये सारी चीजें कुछ जो है बाद में भी पता चलती है। तो वही डेटाबेस के साथ है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंसेप्चुअल मॉडल टू कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट। पहले तो हम अपना कंसेप्ट लगाते हैं और कंसेप्ट लगा के उसको डेटाबेस डिजाइन करते हैं, और डिजाइन करते टाइम इवन कितनी भी केयर कर लो बट कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम रह जाती हैं तो दे विल बी रिमूव्ड बाय रिफाइनमेंट अंडर द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। रीड आउट दिस स्लाइड। so that
कि जो रिफाइनमेंट होगा उससे हमारी इंटीग्रिटी बनी रहेगी। अब गोल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, तो गोल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, इसके दो गोल्स हैं हमारे। पहला तो ये है कि हम रिडंडेंट डेटा को एलिमिनेट करें। एक ये विंडो आ रही है मेरी स्क्रीन पर, वो तुम लोगों को दिख रही है क्या, या केवल स्लाइड दिख रही है? हाँ दोनों दिखा। हाँ ठीक है। तो जो गोल्स हैं हमारे तो जो नॉर्मलाइजेशन गोल्स हैं वो दो हैं कि रिडंडेंट डेटा को एलिमिनेट किया जाए। फॉर एग्जांपल स्टोरिंग द सेम डेटा इन मोर देन वन टेबल। इसका क्या मतलब है स्टोरिंग द सेम डेटा? जो अभी मैंने बताया कि जब तरह तरह की अलग अलग टेबल्स बनती हैं तो उस टाइम हमें ध्यान नहीं रहता कि एक्चुअली पहले से तो एक एक चीज एग्जैक्टली तो प्लान करते नहीं है। कुछ डेटाबेस से हमें रन टाइम पर पता चलते हैं कि हाँ ऐसा बनाना है। तो जब हम बाद में देखते हैं तो कुछ टेबल्स के कॉलम्स नेम या एट्रीब्यूट्स रिपीट हो जाती हैं, एक एट्रीब्यूट नेम कई टेबल में रिपीट हो जाती हैं। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है रिपीट होने में, बट उसमें क्या आती है कि जब हम अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं तो फिर हमें पता होना चाहिए कि किन किन टेबल में, वो सभी टेबल में वो डेटा अपडेट करना पड़ेगा अलग से। अदरवाइज अगर एक ही कॉलम में हमारी एक एट्रीब्यूट, एक ही टेबल में रहे एक एट्रीब्यूट, और अगर वही एट्रीब्यूट दूसरे डेटाबेस टेबल में यूज हो रही है, तो टेक दिस, मेक द न्यू रिलेशन बाय डिक्लेयरिंग दिस एट्रीब्यूट एज द फॉरेन की फॉर अदर टेबल। ये गुड डेटाबेस डिजाइन होती है। तो पहला तो एलिमिनेट द रिडंडेंट डेटा। दूसरा है हमारा कि जो डेटा डिपेंडेंसीज हैं, डेटा डिपेंडेंसीज उनको रिमूव कर दिया जाए। तो अब इन सबको हम देखेंगे कि सारे परफॉर्म कैसे किए जाते हैं। तो ये दो मेन गोल हैं जो नॉर्मलाइजेशन के हैं। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मलाइजेशन टेबल जो है हमारी, वो ये है कि पहली चीज तो हम रिडंडेंसी को, तो प्रॉपर्टीज है नॉर्मलाइजेशन की, पहली चीज हम रिडंडेंसी को एलिमिनेट करेंगे या मिनिमम करेंगे। कभी कभी ये जरूरी भी है कि कुछ रिडंडेंसी बनी रह जाए। वो देखेंगे हम सिचुएशन, ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि जरूरी नहीं कि हमेशा वो रिडंडेंसी रिमूव की जाए, कभी कभी वो डेटाबेस के लिए जरूरी भी होती है। दूसरा है इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। ये जो है ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो रिडंडेंसी शुड बी एलिमिनेटेड और शुड बी मिनिमम। रीड आउट दिस स्लाइड टू रिमूव द रिडंडेंसी। दूसरा है इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। इंटीग्रिटी मीन्स ये है कि तुमने अगर कोई चेंज किया डेटा में, अपडेट किया, तो डेटा की जो अपनी प्रमाणिकता है, इंटीग्रिटी, जो यूनिकनेस है, जो उसका बेसिक मीनिंग है, जो उसका आधार है, वो बना रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इंटीग्रिटी ऑफ डेटा के अपडेशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन में सब में इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए, और हर एक एट्रीब्यूट हमारी एटॉमिक या सिंगल वैल्यूड होगी। तो दिस इज इम्पोर्टेंट स्लाइड कि वेदर नॉर्मलाइजेशन इज ऑलवेज नेसेसरी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन हमेशा नेसेसरी हो। समटाइम्स द इवन रिडंडेंसी भी परमिट की जाती है इफ द नीड इज देयर। तो इस स्लाइड को रीड कर लो।
वैसे तो नॉर्मलाइजेशन टेक्निक हमारी क्या है, गाइडलाइंस है, ना कि कंपलसेशन। ऐसा कंपलसेशन नहीं है कि अगर डेटा हमारा एक से ज्यादा टेबल में, अगर सेम एट्रीब्यूट एक से ज्यादा टेबल में आ रही है तो कोई उससे दिक्कत होगी। दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि अगर एक से ज्यादा टेबल में वो आ रहा है डेटाबेस, तो जिस आदमी ने डेटाबेस स्टार्टिंग से बनाया है और जो सिस्टम एनालिस्ट रहा है उसको सब कुछ मालूम हो। अगर जैसे कोई कॉलेज में पुराना आदमी होता है, पुराना स्टाफ, और नया प्रिंसिपल आता है, तो वो पुराने स्टाफ पे डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि उस कॉलेज का सारा नॉलेज तो पुराने स्टाफ को मालूम होता है सारा, कि क्या प्रोसेस हुआ, कैसे क्या हुआ। तो वही चीज यहाँ है कि अगर एक्सपर्टाइज या ओल्ड पर्सन है उस कंपनी में, तो उसको सब मालूम होगा कि डेटाबेस में कौन कौन सा फील्ड और किन किन टेबल में आ रहा है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि नॉर्मलाइजेशन हम मस्ट हो। डेटाबेस बिना नॉर्मलाइजेशन के भी प्रॉपर चल सकता है, बशर्ते कि हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा जो ओवरऑल गोल है, टू क्रिएट द वेल स्ट्रक्चर्ड एंड एफिशिएंट डेटाबेस। अब रिडंडेंट डेटा होगा तो परफॉर्मेंस तो स्लो होगा ही डेटाबेस का, क्योंकि एक से रिडंडेंसी अगर होगी तो कुछ किसी भी टाइप की रिडंडेंसी हो सकती है, और डेटाबेस की जितनी टेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस करना पड़ेगा तो प्रोसेस हमारा स्लो हो जाएगा। तो कभी कभी क्या है कि कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ता है, जिससे कि ट्रेड ऑफ को कंसीडर करते हुए रिडंडेंसी और रिडंडेंसी को बने रहने पर नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं। अब डेटा एनोमलीज। एनोमलीज क्या है एक्चुअली, कि हर्डल्स कि अपडेट और मॉडिफिकेशन, तीन टाइप की ये होती हैं एनोमलीज। अपडेट है, इंसर्शन और डिलीशन। तो अपडेट, इंसर्शन एंड डिलीशन एनोमलीज बोलते हैं कि अपडेट करने पर, इंसर्ट करने पर और डिलीशन पर डेटा की इंटीग्रिटी नहीं चेंज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपडेट मॉडिफिकेशन एनोमलीज की बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर हमारा एक पर्टिकुलर डेटा है, जैसे अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, पर्टिकुलर कॉलम है या एट्रीब्यूट है, वो मल्टीपल लोकेशंस पर है, मल्टीपल टेबल्स में है, तो अपडेशन विल बी नेसेसरी इन ऑल दीज लोकेशंस या टेबल्स। तो ये अपडेट एनोमलीज है। अपडेशन इन मोर देन वन प्लेसेस, या मोर देन वन फाइल्स, मोर देन वन टेबल्स, more than one objects, or you are more than one places. This is update anomaly. तो बहुत सिंपल है अपडेट एनोमलीज में। जैसे कोई एम्प्लॉई है, पहले किराए से रह रहा था तो उसका एड्रेस अलग था। अब सपोज उस कंपनी का एम्प्लॉई ने अपना घर खरीद लिया या दूसरा मकान चेंज कर दिया, तो जब उसका एड्रेस चेंज करने की बात आएगी, तो जहां जहां एम्प्लॉई का एड्रेस यूज हो रहा है, पहले तो एम्प्लॉय टेबल होगी, फिर कोई प्रोजेक्ट अगर वो हैंडल कर रहा है, प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय का एड्रेस यूज हो रहा है, या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो एम्प्लॉय का यूज हो रहा है, या वर्क एक्सपीरियंस है, या कंपनी नेम है, तो अपडेट करेंगे तो वो हर जगह अपडेट करना पड़ेगा। दूसरा है इंसर्ट एनोमलीज। तो इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कुछ लेक्चर बाद, कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो इंसर्ट एनोमलीज का मतलब वही है कि तुमने न्यू डेटा इंसर्ट किया उसमें, तो अगर नया डेटा इंसर्ट किया तो उसका अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने जब उसमें डेटा नया इंसर्ट किया डेटाबेस में, तो डिपेंडेंसी, चलो तो हम अपने डिस्कशन पर आते हैं। इंसर्ट एनोमलीज, इसका एग्जाम्पल क्या है कि इंसर्ट एनोमलीज का ये है कि जब इंसर्शन में, यानी उसको डेटा इंसर्ट करने में हमें दिक्कत आती है। दिक्कत ऐसे आती है कि दो फील्ड है सपोज,
और हमें एक फील्ड की वैल्यू इंसर्ट करनी है लेकिन दूसरे फील्ड की वैल्यू डिसाइडेड नहीं है, तो वहां दिक्कत आएगी। जैसे कोई डेटाबेस है जिसमें एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन है और प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन है। एक सेकंड रुकना जरा, वो आ रहा है।
हम्म। तो हाँ, सब लोग कनेक्टेड हो के चले गए हो? तो टाइम अभी 6 मिनट बचा हुआ है अपने पास। और देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है, तो इन स्पाइट ऑफ क्लास के उनको अटेंड करना जरूरी होता है। और वैसे तो जो जनरल कॉल होती है वो मैं क्लास के टाइम अटेंड नहीं करता। तो ठीक है, मैं बता रहा था कि इंसर्ट एनोमलीज तब आती है जब हमें एक एट्रीब्यूट की या फील्ड की वैल्यू एंटर करनी है, लेकिन वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो उसकी वजह से वैल्यू ऐड नहीं हो पाती। और ये एग्जांपल तुम खुद बता सकते हो मुझे? सोचो कोई इसका एग्जांपल कि जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, जिस पे डिपेंडेंट है वो वैल्यू खुद अनडिसाइडेड है। चलो सोच के बताना। जैसे अपना लेटेस्ट अगर एग्जांपल लें हम, जैसे बोर्ड के पेपर हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक डेटाबेस बनाना हो तुम्हें, और तुम्हें ये लिखना हो कि कितने सब्जेक्ट के पेपर होंगे या कितने पेपर होंगे, ये बनाना हो, तो अब वो इस पे डिपेंड करेगा ना कि जैसे तुम्हारे सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के शायद अलग अलग पेपर नहीं होने हैं जहां तक मुझे आइडिया है, तो कुछ ही पेपर होने हैं। तो सब्जेक्ट तो तुम्हें पता है सारे, लेकिन नंबर ऑफ पेपर, अभी तक के डेटाबेस में क्या था कि जितने सब्जेक्ट उतने पेपर, भाई जो सब्जेक्ट वो पेपर, तुम रिलेट कर दोगे सीधे सीधे वन वन रिलेशन से। लेकिन अब क्या है कि सब्जेक्ट और पेपर दो अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं, कि सब्जेक्ट तो इतने हैं तुम्हारे 5, लेकिन पेपर सपोज करोगे तुम्हें डिसाइडेड नहीं है कि कितने होंगे या किन किन सब्जेक्ट का कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होगा। तो दिस इज ए सच काइंड ऑफ डिपेंडेंसी। फिर है डिलीशन एनोमलीज। तो डिलीशन एनोमलीज का मतलब कि एनोमलीज मतलब कि हैविंग प्रॉब्लम विद डिलीटिंग। तो डिलीशन कहाँ पर प्रॉब्लम कर सकता है? जब कोई डिपेंडेंसी हो रही हो, एक दूसरे से रिलेटेड ना हो। जैसे अगर कोई टेबल से, किसी डेटाबेस से, और कोई एट्रीब्यूट दूसरी टेबल में यूज हो रही है एज ए फॉरेन की, तो फॉरेन की जब यूज हो रही है तो दूसरी टेबल एक तरह से क्या है कि ऑब्जेक्ट मानी जाती है पहले टेबल का, या ये मान लो कि दूसरी टेबल डेरिवेशन है पहले सब्जेक्ट का, और जो पहली टेबल है वो बेस टेबल है, दूसरी डिराइव टेबल है, क्योंकि वो पहली टेबल के एट्रीब्यूट्स को बेस मान के दूसरी टेबल बनाई गई है। तो अगर तुम डेटाबेस रिकॉर्ड से पहली टेबल को रिमूव कर दोगे कंप्लीटली, तो दूसरी टेबल तो वो फिर प्रॉब्लम करेगी, या वो एट्रीब्यूट तो वो है ही नहीं। तो इसका मतलब डिलीशन से पहले ये फॉरेन की वगैरह का कंसेप्ट जो है वो सब इम्प्लीमेंट करके उसको डिपेंडेंसी हटा के मिलनी। अगर तुम्हें पहली टेबल को हटाना जरूरी है तो वो कॉलम जरूर मतलब तुम डिलीट अगर करोगे बेस टेबल को, तो तुम्हें दूसरी टेबल अपडेट करनी पड़ेगी जो डिपेंडेंट है उस पर। तो पहले उसको अपडेट करो फिर डिलीट करो। तो ठीक है, तो इस ये एक और एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है, डिलीशन एनोमलीज एग्जांपल। वही चीज है जो मैंने दूसरे टर्म्स में तुम्हें समझाया है। अब फिर से आते हैं प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन पर। तो तो प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन बेसिकली है क्या? कि एक सिंगल कॉम्प्लेक्स रिलेशन को ब्रेक करना, मतलब डिकम्पोज करना स्मॉलर रिलेशंस में, यानी स्मॉलर टेबल्स में,
बिग और कॉम्प्लेक्स टेबल को, एक सिंगल टेबल को अलग अलग टेबल में ब्रेक करना या डिकम्पोज करना, जिससे कि तुम्हारी ये एनोमलीज हट जाएं, डिपेंडेंसी हट जाए, रिडंडेंसी मिनिमम हो जाए, डेटा इंटीग्रिटी लेकिन बनी रहे, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए। ऐसा नहीं कि टेबल को डिकम्पोज कर दो और कुछ देखो ही नहीं, तो और दिक्कत आ जाएगी। तो एक सिंगल टेबल को दो या दो से ज्यादा टेबल में ब्रेक कर देना। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल में बता रहा हूँ तुम्हें कि कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है, तो जैसे तुमने लिया एम्प्लॉय एड्रेस, या कोई सपोज, देखना जरा किसका, हाँ, तो एम्प्लॉय एड्रेस लिया या कोई सी भी एक एट्रीब्यूट है जो कई एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन है। तो अगर ये बाद में दिक्कत आती है डीबीएमएस एक्सेसिंग के टाइम, क्योंकि जब वहाँ फील्ड की वैल्यू लोगे तो या